हेलो नमस्कार जय हिंद। कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। अपन ने जो नेवी एसएसआर के लिए जो प्रैक्टिस सीरीज अपन ने स्टार्ट की है उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और रीजनिंग के जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं करा रहा हूँ। तो आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर है 3rd। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3rd में जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत इत्मीनान से करेंगे और एक एक क्वेश्चन पे बात भी करेंगे भैया। तो लास्ट तक बने रहना। और अगर वीडियो पसंद आए तो मैंने हमेशा बोला है आपको, अगर वीडियो पसंद आता है भैया शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों तक भेज दिया करो। क्या जाता है भाई। चलिए तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3rd आपने पीछे देख लिया होगा थंबनेल में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। वह है प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास को ग्रहण करता है, मतलब ऑक्सीजन लेता है। सिंपल सी बात, ऑक्सीजन को लेता है और छोड़ता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बेटा छोड़ता है। इन दोनों को मिला के बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाएगा, ब्रीदिंग रेट। क्या बोला जाएगा, ब्रीदिंग रेट, यानी कि श्वासोच्छ्वास। आप इसको और जनरली तौर पे आप इसको ब्रीदिंग भी कहा जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, ब्रीदिंग कहा जा सकता है। देखो एक्चुअली में इनहेलेशन का मतलब होता है, अगर आपसे पूछा जाए एक्सहेलेशन या फिर एक मिनट, एक्चुअली में ये दोनों ऑप्शन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना था, इसको छोड़ दो। आप ऐसे समझ लो, केवल ऑक्सीजन लेना दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन, केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को दोनों को एक साथ लेने और छोड़ने की जो क्रिया है दैट इज कॉल्ड श्वासोच्छ्वास होती है। तो पहले वाले का आंसर भैया गलत नहीं है। सर श्वसन क्या है, फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ही श्वसन है। नहीं साहब, ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन आपके फूड मटेरियल के साथ जुड़कर फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी डेवलप करेगा और वो एनर्जी आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएगा। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट डज द सेल मोस्टली यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो कोशिका है अधिकतर अपने काम करने के लिए या जो ऊर्जा होगी वो कहाँ से लेगी बेटा, अमीनो एसिड को। तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रोटीन, और ये पहले आगे चल के ग्लूकोज में चेंज होगा, देन उसके बाद एनर्जी डेवलप करेगा। तो मतलब ये तो एनर्जी थोड़े देरी से करेगा। ग्लूकोज को किसी में चेंज होने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्टली इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है। इसको बोला जाता है तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत। सर इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, आपने इसको फॉर्मूला पढ़ा होगा C6H12 और O6। अगर इनका मैं रेशियो की बात करें 1:2:1। अच्छा एलिमेंट की बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिंपल सी चीज है। सबसे मीठी शुगर पूछे अगर आपसे कौन सी है तो आपको बता देना है फ्रक्टोज। सबसे मीठी कौन सी है, फ्रक्टोज। कहां पर पाई जाती है, फ्रूट में, और दूसरा कहां पर पाई जाती है दोस्त, हनी में। सबसे कम मीठी, लीस्ट स्वीटेस्ट पूछे, सबसे कम मीठी पूछे तो आपको लिखना है लैक्टोज। कहाँ पर पाई जाती है, मिल्क में। कहाँ पर पाई जाती है, मिल्क में। तो मिल्क में पाई जाने वाली जो शुगर होती है सबसे कम मीठी, और अगर फलों में पूछे या शहद में पूछे तो सबसे ज़्यादा मीठी। नाम याद रखे रहना। अगला क्वेश्चन देखो, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। देखो सिंपल सी चीज है, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है और पेड़ के अंदर ऑक्सीजन बेटा कम है। ट्री के अंदर ऑक्सीजन कैसा है, कम है। तो अगर कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, वो भी स्पेशली एयर, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं डिफ्यूज़न। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, डिफ्यूज़न, यानी हिंदी में बोला जाता है विसरण। अब आप समझो मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस रूम में अगर मैंने यहाँ अगरबत्ती लगाई तो धुआं वहाँ तक पहुँच रहा है ना, तो मतलब धुआं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागा है, और ये एयर है। क्या है, एयर। तो एयर वाले अगर हायर कंसंट्रेशन से या एयर के मॉलिक्यूल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ भागते हैं तो उसको बोला जाता है डिफ्यूजन। तो सर फिर ऑस्मोसिस क्या होता है, कई लोग तो ऑस्मोसिस भी पढ़ते हैं, सर विसरण भी पढ़ते हैं कि सर ऑस्मोसिस होता है। विसरण क्या है, तो देखो सुनो मेरी बात को। विसरण का मतलब होता है कोई भी पानी के पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए, एयर नहीं। अगर वाटर की जगह एयर हो जाए तो डिफ्यूजन, और भैया अगर एयर की जगह वाटर हो जाए तो ऑस्मोसिस। लेकिन दोनों में हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, और डिफ्यूजन में बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सर किंडमन का मतलब होता है कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ना। सर दहन का मतलब होता है टूटना, दहन होना, ब्रेक डाउन होना। प्रकाश संश्लेषण आपको पता ही है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसलिए करते ताकि अपना खाना जनरेट कर पाएं। स्टार्च के रूप में बनता है खाना, और वो स्टार्च अपनी जड़ों में स्टोर करके रखते हैं, उसी को बोला जाता है रिजर्व फूड।
अगला क्वेश्चन, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया मतलब जैसे मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन लिया तो मेरे अंदर के फूड मटेरियल में क्या होगा? विघटन होगा। क्यों? क्योंकि देखो सुनो, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में खून के अंदर क्या है? ग्लूकोज है। भैया ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो टूट रहा था, तो भैया ये है फूड मटेरियल, ये है बेटा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या होता है? श्वसन होता है। तो इस श्वसन की प्रक्रिया में ये चीज़ें क्या करेंगे भैया? एक तो CO2 बनाएंगी, एक वेपर बनाएंगी और कुछ हद तक एनर्जी बनाएंगी, यानी कि ATP बनाएंगी। इसी को बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो देखो फूड मटेरियल का क्या हुआ है? विघटन हुआ है, टूटा हुआ है। फूड मटेरियल क्या हुआ है? विघटित हुआ है, टूटा हुआ है। बताइए क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली। अब भी फंस गए ना आप। प्रैक्टिस सेट सेकंड की बात करो तो सर अपन ने लिखा था बाहर की तरफ क्या होता है? क्रेनियम। तो जो हमारी खोपड़ी होती है किससे प्रोटेक्टेड रहती है? क्रेनियम से। या हमारा ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड रहता है? खोपड़ी से। सर यहाँ पर मान लीजिए हमारा ब्रेन है, यहाँ पर हमारा कौन है? ब्रेन है। इस तरीके से ये हमारा ब्रेन के ऊपर एक लेयर है, उसको अपन ने नाम दिया था मेनिंजस। क्या नाम दिया था दोस्त? मेनिंजस। और मेनिंजस के अंदर भी छोटी छोटी 3 लेयर रखी। पहला था ड्यूरामेटर, दूसरी थी पायामेटर और तीसरी थी अरेक्नोइड मेटर। तो देखो सबसे ऊंची ड्यूरामेटर। बताइए कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है ना। अगर ऑप्शन में ये नहीं होते ना तीनों, तो फिर अपन ऊपर वाली लेयर का नाम लिखते हैं मेनिंजस। मेनिंजस के अंदर ही ये 3 छोटी छोटी लेयर हैं, जिसके बीच में CSF भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6वां, चलो पढ़ो प्यार से, पढ़ो प्यार से। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल्स ह्यूमन एबिलिटी टू स्मेल। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? बेटा ऑप्टिक देखने से संबंधित होता है, सेरिब्रम सोचने समझने से संबंधित होता है। तो बचा क्या था भैया? ऑप्शन नंबर B बचा था, घ्राणेंद्रियां। ठीक है, ये हमारे सूंघने से संबंधित सिग्नल्स को एब्जॉर्व करेंगे और आपको बता देंगे भैया वो खुशबू है, बदबू है या किस चीज़ की खुशबू है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सही है, सीधा सीधा पूछा गया है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल कौन कर रहा है? डायबिटीज़ यानी ग्लूकोज का बढ़ना, और ग्लूकोज को घटाने के लिए हम इंसुलिन देते हैं। क्या देते हैं? इंसुलिन देते हैं। कभी अगर किसी की शुगर बढ़ जाए, इट मीन्स उसके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया ज़्यादा। भैया हमारे ब्लड के अंदर 80 से 120 मिलीग्राम शुगर होनी चाहिए प्रति 100 ml ब्लड में। अगर 100 ml ब्लड है बेटा, है ना, 100 ग्राम ब्लड है या 100 ml ब्लड है, तो उसमें 80 से 120 मिलीग्राम शुगर होना चाहिए, ग्लूकोज शुगर। ठीक है, लेकिन दोस्त ये खाना खाने से पहले का है, खाना खाने के बाद ये 140 तक भी शुगर जाती है। लेकिन मान लो अगर किसी की 200 पहुंच गई, तो मतलब क्या है? बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। तो ग्लूकोज को घटाने के लिए हम उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है इंजेक्शन, तो जल्दी कंट्रोल होगी। आगे आ जाओ, गोबर छता। गोबर छता मतलब आप ऐसे समझ लो, आपने बरसात के समय पे देखा होगा ना, जिसको अपन कुकुरमुत्ता बोलते हैं, गोबर छता उसी को बोलते हैं, है ना। व्हाइट कलर का मशरूम टाइप का ऐसा उगा हुआ होता है, वो मशरूम का ही टाइप फंगस ही है। और फंगस हमेशा कैसी होती है? मृतजीवी होती है। कैसी होती है? मृतजीवी होती है। सही है, तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? C। अब देखो है क्या बाकी के ऑप्शन? सर परजीवी, पैरासाइट का मतलब होता है ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल के ऊपर रह के अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करे। जैसे हमारे ऊपर, आपके ऊपर अगर कोई जुएं आके रह रहे हैं तो जुएं पैरासाइट माने जाएंगे, हम उनके लिए होस्ट हो गए। आगे आ जाओ, ऑटोट्रॉपिक ऐसे पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो भैया जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक हैं। सर परासरण, ऑस्मोसिस का तो मतलब मैंने बता ही दिया है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर कोई लिक्विड जाए बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। CO2 इज जनरली फाउंड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% या 0.04% भी लिखा सकता है। सर ये 21% आपका ऑक्सीजन है, 78% आपका नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन है। बच्चे ये बहुत अच्छे से याद रखें ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे लिखा है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग आर द करेक्ट सिंबल फॉर द एलिमेंट्स गोल्ड, टिन और लेड। भैया इन तीनों के करेक्ट सिंबल बताना है। तो देखो गोल्ड का तो भैया AU होता है, इधर तो है नहीं, खत्म करो, इधर भी AU। सर जो टिन होता है, टिन का होता है SN, S भी नहीं होता, S भी नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा? SN। और लेड का होता है PB, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? C। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, तत्व हैं, उनके कुछ कुछ के तो आप नाम याद ही रख लीजिएगा। S, P और F जो ब्लॉक हैं, इनके तो याद कर लीजिए। अगर D के नहीं भी होते तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग लेड पेंसिल। देखो
लेड में जो पेंसिल, आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आप पेंसिल से लिखते हो उसके बीच में जो लीड रहती है वो किसकी बनी होती है साहब? किसकी बनी होगी? चारकोल की? बिल्कुल नहीं सर। कोक की? नहीं सर। कार्बन ब्लैक की? नहीं सर। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। और ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेशन के तौर पे भी करते हैं, है ना? किसके तौर पे? लुब्रिकेशन, क्योंकि ये सोपी इन नेचर का होता है, थोड़ा सा चिकना। सही है बात? अच्छा, इसका उपयोग थोड़ा सा और अगर चलेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर के तौर पे भी इसका काम किया जाता है, मंदक के रूप में। आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंजेस मैंने आपको प्रैक्टिस नंबर 2 में बताया तो कि केमिकल चेंजेस का मतलब होता है जैसे दूध से दही बनना, तो दही से दोबारा दूध ना बना सके तो ये परमानेंट प्रोसेस है, दूध से दही बनना परमानेंट है। दूसरा साहब, दूध से जब दही बन रहा था तो केमिकल चेंजेस हुआ था, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंजेस हुआ था, तो ये भी चेंजेस होता है। तो भैया एक इसमें देखो, मैग्नेटाइजेशन ये फिजिकल है सर, डिसोल्यूशन ये भी फिजिकल है, प्रिपरेशन ये भी फिजिकल है। बेटा बर्निंग अगर कहीं भी शब्द लिखा हो ना, जलना, ये केमिकल चेंजेस में ही आता है, आप शब्द पकड़े रहो। आगे लिखा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट? पीरियोडिक टेबल में टोटल, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, टोटल एलिमेंट पूछे कुल कितने हैं सर? टोटल है 118। उसमें नेचुरल कितने हैं? नेचुरल मतलब जिसमें हमने छिड़खानी बिल्कुल नहीं की है, 94 हैं। और साहब अगर पूछे आर्टिफिशियल कितने हैं? आर्टिफिशियल का मतलब होता है बेटा जिसको हमने लेबोरेटरी में तैयार किया है, तो बचे हुए 24 आर्टिफिशियल हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? 94 नेचुरल एलिमेंट है, प्राकृतिक तत्व हैं। आगे, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, देखो परमाणु सिद्धांत बेटा जॉन डाल्टन ने दिया था सबसे पहले। अपन रटे बैठे हैं इस क्लास को, तो 6वीं 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा वहाँ पर। एटम्स वगैरह आप पढ़ोगे ना, वहाँ पर ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आ गया हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? इनमें से कौन सी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है? ऑक्सीडेशन मतलब आप ऐसे समझिए कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। रस्टिंग मतलब लोहे में जंग लगना, रस्टिंग होना, ये भी तो केमिकल रिएक्शन है। तो भैया इससे बचाने के लिए इस पर क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन, यानी हिंदी में गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। और गैल्वेनीकरण में या तो जिंक की परत चढ़ा देते हैं या बेटा पेंट कर देते हैं, या पेंट कर देते हैं। सर रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई तेल में तली हुई चीज़ है, जैसे चिप्स का एग्जांपल ले लो, अगर आप घर में अपने आलू के चिप्स को तेल में तल के और सुखाने के लिए डाल दो, काली पड़ जाएंगी क्योंकि रेंसिडिटी हो गई है। सर कंबसन का मतलब होता है दहन, जलना, तो ये हो नहीं सकता। तो बचा क्या था भैया? ओपनिंग ऑफ सोडा बॉटल। भाई ढक्कन खोला, उसमें कौन सी रिएक्शन हुई? वो तो अपना ढक्कन खोल दिया ना। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखो, इसमें ये रीजनिंग का है। यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को आकाश और आकाश को बादल कहा जाए तो बादल को वर्षा, अच्छा बादल को वर्षा भी कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? देखो जब भी क्वेश्चन में लिखा हो बेटा कहा जाए, तो हमेशा कहा जाए, कहा जाए। इंग्लिश में लिखा होगा कॉल्ड, इंग्लिश में लिखा होगा कॉल्ड, तो कॉल्ड में लगाना है आगे वाला आंसर, मतलब प्लस करना है। और बेटा अगर लगाया जाए मीन्स मतलब अर्थ, तो अर्थ वाले में आपको आंसर लगाना माइनस, यानी पीछे वाला। अब देखो समझो, सही मायने में पक्षी कहाँ उड़ेंगे सर? कहाँ उड़ेंगे? आकाश में उड़ेंगे कि बादल में? सर आकाश में उड़ेंगे, और आकाश को क्या कहा गया है? बादल। तो आंसर हो जाएगा डेफिनेटली क्लाउड। देखो आकाश से आगे का लिखना था ना आंसर, तो आकाश को क्या बोला जाएगा? बादल। ठीक है, नेक्स्ट, एक कूट भाषा में बॉय, BO बाई, बॉय को क्या बोला जाता है? बॉय को बोला गया है सर डॉलर, सर स्टार, और ये डॉट फिल वाला डॉट है ना, खाली नहीं है। दूसरा आगे लिखा है आवर, HOUR, ओवर को क्या बोला गया है सर? @ सर ये स्टार, अच्छा ये इस तरीके से सिंबल है कुछ, और ये हो गया 0। एक बात बताओ मुझे, जब भी कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा तुम्हें पूछा जाए कि इसको ये कहा जाए और इसको ये कहा जाए, ये कितनी बार पूछा है सर? 2 बार। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट इसका कोड यही है। तो भैया निकालना किसका था? रूबी का। तो आर का कोड ढूंढो। सर आर कहाँ है? आर का कोड है 0, तो भैया पहला होना चाहिए 0, इधर है नहीं, है ना? इधर है, हाँ सर इधर छोड़ दो सर, इधर है ना। दूसरा अपन को किसका निकालना था? यू का कोड क्या है? यू का कोड ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल साहब यहाँ है नहीं है, ये वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। जब भी 2 बार पूछे और तीसरी बार निकालने को हो तो सेम कोड होते हैं। आगे आ जाओ, देखो
सत्यन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। बेटा ये देखो, आप ऐसे समझो, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। सत्यन ने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, तो उसने नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया, तो भैया नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया। कितना और चलना शुरू किया, और 70 मीटर चलने के बाद, यानी डेफिनेटली ये 70 मीटर है। कितना मीटर है? 70 मीटर। वह लेफ्ट और मुड़ा। लेफ्ट कितना होता है भैया? लेफ्ट का मतलब मैंने एंटी क्लॉक बताया था, राइट का मतलब क्लॉकवाइज बताया था, है ना। तो भाई एंटी क्लॉक चलेंगे, कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा, तो भाई नॉर्थ का 90 डिग्री वेस्ट, वेस्ट की तरफ मुड़ेगा, और कितना चलेगा? 35 चलेगा, तो इसका आधा होगा कि नहीं, ये 35। और यहाँ आके वो आदमी रुक गया। आगे फिर वह लेफ्ट मुड़ेगा और 30 मीटर चलेगा। अच्छा, फिर से वह लेफ्ट मुड़ेगा, तो वेस्ट का लेफ्ट साउथ होता है, तो साउथ की तरफ चलेगा और 30 मीटर चलेगा। भाई साहब यहाँ आ गया। फिर से वह लेफ्ट ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। अच्छा, फिर से वह लेफ्ट ओर मुड़ेगा, तो भैया इसका लेफ्ट हो जाएगा ईस्ट, तो ईस्ट की ओर 35 चलेगा। अगर ये 35, तो ये 35 यहाँ आ गया, तो ये भी 35 यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पहुँच गया। दूरी तय। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? बेटा ये शुरुआती बिंदु ही ये पहुंच गया। टोटल 70 था, अगर ये 30 है तो यकीन मानो ये 40 होगा, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 है, और ये 30 और ये 40 तो हो गए ना 70 टोटल, तो ये 40 बचा। 40 तो ये है। अच्छा, ये 40 में आपसे ये भी पूछा गया है कितनी दूरी? वह शुरुआती बिंदु से, तो शुरुआती बिंदु से देखो नॉर्थ में है, अभी भी नॉर्थ में है, तो नॉर्थ चाहिए 40 मीटर नॉर्थ। ये साउथ है, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, ये वाले क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, लेवल के क्वेश्चन है सीपीओ के। अब अपन करेंगे क्या कि सर 1 2 3 4 5वां अगर निकालना है तो पहले वाले को छोड़ दो, इन दोनों का कंपैरिजन कर लो, वही इन दोनों का। जैसे सर इसमें स्क्वायर इधर है तो इसमें स्क्वायर इधर आ गया, मतलब स्क्वायर नीचे की तरफ आ गया, तो भैया इसमें अगर ये इधर है तो नीचे आ जाएगा एरो। सर इधर है नहीं है, सर इधर है नहीं है, ख़त्म करो, दो एरो ख़त्म हो गए। ठीक है, आगे सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला जो टी है वो इधर आ गया, देखो आगे इधर है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो इधर आ जाएगा, तो इधर ट्रायंगल चाहिए। भैया ट्रायंगल इसमें था नहीं है, किस में था? बी वाले में, देखो है ना। हो गया ना सॉल्व। नॉन वर्बल इसी तरीके से करना है। जब भी 5 हो तो पहले वाले को क्रॉस करो, इसका इससे कंपैरिजन कर लो, इसका इससे कर लो, इसके जो भी सिंबल इसमें जहाँ जहाँ शिफ्ट हुए होंगे इसके इसमें शिफ्ट कर दो। अगला आ जाओ, सेम कहानी देखो, 1 2 3 4 5, तो भैया इसको हटा दो, इसका इसमें और इसका इसमें करो। भाई देखो ये 7 इधर है तो इधर बीच में आ गया, तो भैया ये 0 है तो इधर 0 बीच में, इधर है इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। भैया ख़त्म करो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नहीं तो तुम ढूंढते रहो, है ना। एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब आप समझिए, इस लेवल के करा रहे हैं आपको। आगे आ जाओ, इस वाले में मुझे बताओ, इस वाले में होना क्या चाहिए? इस वाले में होना क्या चाहिए? ठीक है, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 × 30, 30 चौके 120, तो इसका फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंचे 60, यानी कि ठीक 600 आ गया। कितना आ गया दोस्त? 600 आ गया। बताओ कहीं कोई दिक्कत हो किसी को भी तो बताओ मुझे, किसी को भी कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको, अरे भाई एक क्वेश्चन ना बेटा गलत है। गलत पता क्या है? इसमें चारों तरफ पूरा था, इस तरीके से डायग्राम था, क्योंकि इसके जो बगल में लेटर लिखे हुए थे, जैसे इधर लिखा था ओ, इधर लिखा था क्यू, इधर अपन लिख नहीं सकते, कुछ तो लिखा था बेटा, और कहीं का निकालना था। निकालना कहाँ का था ये नहीं पता, मतलब ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन क्या है बच्चे? गलत है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टाइप मिस प्रिंटिंग है, हो सकता हो जो टाइपिस्ट है उसने बीजी रिमूव किया होगा, बैकग्राउंड रिमूव किया होगा, तो वो डायग्राम रिमूव हो गए। चलिए, इसमें लगभग 22 ही क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। तो मुझे जल्दी से बताओ भैया कैसी लगी तुम लोगों को क्लास, और क्या ये जो सीरीज़ आपके लिए चलाई जा रही है, चाहे वो इंग्लिश के लिए हो, चाहे वो आपका जीके जीएस के लिए हो, चाहे आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी और रीजनिंग के लिए हो, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है? अगर है तो भैया शेयर जरूर करना और लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो 4 होगा ना वो नेक्स्ट डे होगा, तो जैसे ही अपलोड होता है वैसे आप तुरंत इसको देखिए, आपको पता चल जाएगा किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।